नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। देवभूमि डायलॉग में जैसा कि हमारी कोशिश रहती है, कोई बड़ा मुद्दा जो सीधे आपसे सरोकार रखता है, ऐसा मुद्दा जो आपकी सेहत से जुड़ा है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा है, उन मुद्दों को हम प्राथमिकता देते हैं और रोजाना आप लोगों से चर्चा करते हैं। ये चर्चा का उद्देश्य ना सिर्फ आपसे जुड़ना होता है, बल्कि आपकी राय, आपके सवाल, वो सब हम इस कार्यक्रम में लेते हैं और हम अपने साथ विशेष मेहमानों को भी जोड़ते हैं। और आज का हमारा मुद्दा है उत्तराखंड कैसे कुपोषण मुक्त और एनीमिया मुक्त बनेगा। यानी जो खून की कमी है और जो कुपोषण है, उससे उत्तराखंड कैसे लड़ेगा। क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट चौंकाने वाली है और हम सब के लिए एक अलार्मिंग बेल बजा रही है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो मैं कहूँगा प्रेग्नेंट हैं, जो बच्चे छोटे हैं। उन सब के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि वो अपनी सेहत को कैसे ठीक रखें। एक और चौंकाने वाली खबर आज हमने देखी और वो है कि जो शहरों में लोग रहते हैं और जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं न्यूट्रिशन, उनमें भी प्रोटीन की भारी डेफिशिएंसी पाई जा रही है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? वो भी तब जब उत्तराखंड जैसा राज्य, जिसके लिए देश का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कहता है कि उत्तराखंड में जो अनाज पाया जाता है, खासकर मोटा अनाज पाया जाता है, वो कुपोषण से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है, कुपोषण से लड़ने का सबसे बड़ा रामबाण है। उसके बावजूद जिस राज्य में इतने अच्छे अनाज होते हैं, जिनका हम जिक्र भी करेंगे, हमारे यहाँ कुपोषण और खून की कमी के मामले इतने बड़े हुए क्यों हैं? इन सब पर आज चर्चा करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ डॉक्टर हरिचंद भट्ट जुड़ेंगे, आप एक्स डीजी रह चुके हैं, और डॉक्टर आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आज जब हम इस बात पे चर्चा करेंगे तो जाहिर तौर पे सरकारों के लिए भी एक सोचने का विषय होगा कि हमें जो उत्तराखंड कुपोषण मुक्त अभियान चलाना है या एनीमिया मुक्त अभियान चलाना है, वो कैसे चलाएंगे। और खासकर तब मैं आपको योजनाओं की एक फेहरिस्त गिनाना चाहता हूं, ताकि आपको पता लगे कि सारी सरकारें पैसा खर्च कर रही हैं, योजनाएं भी हैं। अब ये समझ से परे है कि इतनी सारी योजनाएं होने के बाद ऐसा क्यों है। जैसे मान लीजिए वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, आईसीडीएस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अलावा मिड डे मील स्कीम, इसके अलावा जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, इतने राष्ट्रीय पोषण अभियान, इतने कार्यक्रम चल रहे हैं इस देश में, खासकर प्रदेश में भी चल रहे हैं। उसके बावजूद तस्वीर ऐसी क्यों है, हम कहां पीछे छूट रहे हैं। इसी पे आज बात करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, मैं उनका बहुत आभार करता हूं। और शुरुआत में डॉक्टर भट्ट, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि इतने सारे प्रोग्राम, इतना पैसा, सब कुछ है, हम पीछे क्यों छूट रहे हैं? नमस्कार रमेश जी। जी, आपका मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट सुन पा रहा हूं। नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आपने जो बातें कही हैं भूमिका में, अपने इस उद्धरण में, जी, वो सब चीजें जो हैं वो बहुत ही उचित हैं। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है नंबर 5, उसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से एक जो मेल न्यूट्रिशन को हमने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, बच्चों में भी और उससे और महिलाओं में भी, वो कैसे पहले तो हमारी स्थिति में सुधार हुआ और फिर वो एक प्लेटू बन के एक स्थिरता को उसने प्राप्त किया। और अभी हाल के 4-5-6 वर्षों में उसमें कैसे फिर पुनः गिरावट आनी शुरू हुई। और सभी विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट को देखने के बाद बहुत चिंता जाहिर की है कि कैसे ये स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हम
मेल न्यूट्रिशन में सब सहारन स्टेट अफ्रीकन स्टेट्स के साथ खड़े हैं भुखमरी में। और जो हमारा हंगर इंडेक्स है वो भी एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से हमारे जो आम जन हैं उसमें खाद्य पदार्थों की क्रय शक्ति निश्चित रूप से कम हुई है, क्योंकि उनकी एक आमदनी जो है वो भी कम हुई है। इस संदर्भ में उन्होंने जो भी रिपोर्टें दी हैं उस रिपोर्ट के आधार पर यह पाया जा रहा है भारतवर्ष में कि बच्चे पैदा होने के बाद उसको जो उसकी लंबाई है वो उसके आयु के अनुरूप नहीं बढ़ रही है। और इसको हम इसलिए इस स्थिति को पाते हैं कि आयु के साथ लंबाई को बच्चा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें एक लगातार पोषक तत्वों की उसकी खुराक में कमी रहती है। और फिर जो भी हाइट वो कम ही हाइट सही अपनी एज के हिसाब से प्राप्त कर रहा है उसमें भी वो अंडरवेट है, उस हाइट के हिसाब से भी अंडरवेट है। तो मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो क्रॉनिक स्टेट ऑफ मेल न्यूट्रिशन में हैं। ये बड़ी चिंताजनक वाली स्थिति है कि ना हमारे बच्चों के पास वजन है और ना उनके पास पर्याप्त लंबाई है अपनी आयु के हिसाब से। इस संदर्भ में देश के सभी विशेषज्ञों ने इस विषय पर बहुत ही गंभीर चर्चा की है। और इस के संदर्भ में जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि गिरती हुई जो क्रय शक्ति है और जो लोगों की वो इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए, आपने तो महत्वपूर्ण बात कही कि गिरती हुई जो क्रय शक्ति है वो इसके लिए एक बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर आलोक सेमवाल, मैं आपका अनुभव क्या कहता है जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं? आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि कितने सारे बच्चे आपके पास आते हैं, आपको क्या लगता है प्रथम दृष्टया? जी, सभी को नमस्कार और धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए मेरे को। मैं बच्चों के ही हिसाब से बता सकता हूं आपको जी। बच्चों में जो ये कुपोषण का कारण है, इसका मुख्य कारण जो हमारे जैसे शहर वाले जो एरियाज है वहाँ पे मुख्य कारण है थोड़ा सा जो फीडिंग हैबिट्स बच्चों की हैं। एक तो चलो हम डाइट में बैलेंस डाइट तो देंगे ही, लेकिन जिस प्रकार से हम बच्चों को आज की डेट में खाना खिला रहे हैं, हम खाना खिला नहीं रहे, हम खाना उनके पेट में डाल रहे हैं, कभी मोबाइल दिखाकर, कभी टीवी दिखाकर, इस तरह से। तो वो एक जो वातावरण बनना चाहिए खाना खाने के लिए, जिसमें कि बच्चे को पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल खाने की तरफ रहना चाहिए, इस तरह का आजकल नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। उनको स्क्रीन में बिजी करके उस तरह से खाना खिलाया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो जहां पर लोग नहीं खरीद पाते होंगे, लेकिन जिस तरह के हमारे अर्बन एरियाज हैं जहां आपने अभी बताया प्रोटीन डेफिशिएंसी निकल के आई है, एनीमिया निकल के आया है, तो ये कुछ तो जंक फूड्स और इनका इन्फिल्ट्रेशन जो हमारी रसोइयों में हो गया है। हमारे घर की रसोई में क्या उपलब्ध नहीं है? अपना किचन गार्डन और हमारी रसोई में हर कुछ है, पूरी बैलेंस डाइट उपलब्ध है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, खुद ही अपने बच्चों को इधर उधर का बाहर का खाना खिलाते हैं। तो मुख्यतः तो अर्बन एरिया में ये एक कारण हो सकता है, रूरल एरियाज में कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो इस जगह को हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ओके। डॉक्टर भट्ट, एक और बात, जो एक तो क्रय शक्ति का मुद्दा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरा, अगर मैं देखूं तो इतनी सारी योजनाओं का मैंने जिक्र किया, इसमें देखिए बेसिकली आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जुड़ा हुआ है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है, इतने सारे प्रोग्राम्स जुड़े हुए हैं। हम टारगेटेड अप्रोच क्यों नहीं रख पा रहे हैं कि साहब हम ये तय करें कि साहब हमें कुपोषण मुक्त उत्तराखंड बनाना है, एनीमिया मुक्त उत्तराखंड बनाना है, और हम ये टाइमलाइन रख रहे हैं और ये काम हम करेंगे और ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, ऐसा है कि स्कीम्स तो हमारी बहुत ज़्यादा हैं और उनके लिए वो किस स्तर पर लागू हो रही हैं और उसकी जो उपयोगिता है उसको क्या हम प्राप्त कर पा रहे हैं, इसके विषय पे भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने चिंता प्रकट की है। उसने ये कहा है कि जो हमारी जो मुख्यतः जो मेल न्यूट्रिशन के कारण हैं उसमें एक तो माँ का बड़ा मेल न्यूट्रिशन है। माँ जो है जो बच्चे को
पैदा करती है, उसके बाद उसको उसके स्तनों में इतना दूध नहीं होता है कि वो जो जो है अपने बच्चे को पर्याप्त पोषण दे सके। हमारे जो परिवारों में जो हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनके साथ शायद ये कम देखने को मिले, पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि स्त्री को हमेशा, स्त्री और बच्चियों को खाने का जो, जब सारे पुरुष लोग खा लेते हैं उसके बाद जो भी पोर्शन बचता है, चाहे वो पर्याप्त हो चाहे ना पर्याप्त हो, उसकी उसी पर उनको अपना गुजारा करना पड़ता है। तो एक तरह से वो पॉवर्टी के अंदर, विद इन पॉवर्टी का जोन है। तो वो डिप्राइवमेंट के अंदर एक डिप्राइवमेंट का जोन है। तो उसकी वजह से उनकी 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 तो उनकी शारीरिक क्षमताएं जो हेल्थ के हिसाब से हैं वो हमेशा मेलन्यूट्रिशन स्टेट में ही रहती हैं। जी। तो इस पे उन्होंने बड़ी गंभीरता से अपना वो दिया है। जहां तक आप स्कीम्स की बात कर रहे हैं, आईसीडीएस स्कीम्स हैं या जो हमारे विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दिवसों पर जो भी खाना मिलता है आईसीडीएस स्कीम के अंदर, या हमारे ये आंगनवाड़ी स्टेटस है, उसके विरुद्ध उसमें भी बड़ी एक बहुत ही रोचक बात इस रिपोर्ट में कही गई है कि आंगनवाड़ी स्वयं मेल न्यूट्रिशन से पीड़ित रहती है। तो ये स्थितियां जो हैं वो हेलो, मैं दोबारा आता हूं डॉक्टर भट्ट, मैं दोबारा आता हूं। मैं सेमवाल साहब का रुख करूंगा। सेमवाल साहब, मैं नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का जो आंकड़ा है उसी की बात कर लेता हूं। खासकर बच्चों की बात आपने कही, 6 to 59 मंथ्स, ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको लगता है कि हमें ज्यादा टारगेटेड अप्रोच, ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा? साहब, हमारे बच्चों का सवाल है और यही बच्चे कल का भविष्य हैं। अगर आज हम इनको वो प्रोटीन या वो पोषण नहीं दे पाए और कल के दिन वो जो हमारी ताकत होनी चाहिए वो हमारी कमजोरी होंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो भी सब आंकड़े हैं, ये वाकई में इनके ऊपर हम लोग को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत ना हमको सबसे पहले जो स्तनपान है, हमको उसकी स्ट्रांगली एडवोकेसी करनी पड़ेगी। हमारा जो एक जब न्यूबॉर्न पैदा होता है तो सबसे पहला आहार उसका माँ का दूध है। तो हम अगर वहां से शुरुआत करेंगे, हम स्तनपान की एडवोकेसी करेंगे, माताओं को समझाएंगे कि 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान देना है और 6 महीने के बाद सप्लीमेंट्री फूड्स देने हैं। सप्लीमेंट्री फूड्स में जो भी घर में अवेलेबल हो, खिचड़ी हो गया, सब्जियों का सूप हो गया, फल हो गए, जूसेस हो गए, तो ये सब शुरू करना है। तो जब हम वहां से ठीक से इनका वो डाइट बैलेंस करके चलेंगे, तभी आगे जाके जो है, जब तक बच्चा की 4 साल का 5 साल का होगा, तो तब जाके उसमें कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा। अच्छा, एक हमारी दर्शक हैं डॉक्टर सेमवाल, इन्होंने बड़ा अच्छा किया। मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करना चाहूंगा। और हमारे साथ अनीता जी हैं, अनीता उपाध्याय। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमें परिवार को, समाज को जागरूक भी करना होगा और साथ ही साथ स्कूलों पे भी कहीं ना कहीं हमें स्कूलों में भी इस बात को चर्चा में लाना होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि साहब, ये जंक फूड का जो फैशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों फैक्टर को जब तक हम इनको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हम इस पे आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर सेमवाल। नहीं, बिल्कुल। इसके लिए जागरूकता तो बहुत जरूरी है ही है। जागरूकता हमारी सोसाइटी के लेवल में भी चाहिए हमको, और हमारे स्कूल्स के लेवल में भी चाहिए, हमारे पेरेंट्स के लेवल में भी चाहिए। सबको जागरूक करने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं कि जिस समय एक कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय हाई टाइम है कि उसको हमें जागरूक करें कि भाई, तुम अपना दिमाग बना लो कि तुमने केवल और केवल अपना दूध पिलाना है बच्चा पैदा होने के बाद, ना कि तुमने सीधे डब्बे पे शिफ्ट हो जाना है। तो जब हम वहां से एक प्रेग्नेंट लेडी को हम जागरूक करेंगे, तब जाके वो अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराएगी, 6 महीने के बाद खाना खिलाएगी। और ये मिसिज उपाध्याय ने बिल्कुल ठीक कहा कि सोसाइटी में भी जरूरत है जागरूकता लाने की, और स्कूलों में भी कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी करें। हालांकि मैं समझता हूँ शायद अब तो सिलेबस में थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के ऊपर है हाई क्लासेस में, पर उससे अधिक भी अगर हम थोड़ा और एफर्ट करके एक्स्ट्रा स्कूलों में, कॉलेजेस में इसके बारे में जागरूकता करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। और खासकर और जो भी जंक फूड मदर तो इस टोटली प्रोग्राम नो। को देख रही हैं, डॉक्टर सेमवाल जो बात कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आज आपको नहीं लगेगा लेकिन कल जब इसके दुष्परिणाम आपके सामने आएंगे, वो समय आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा।
तो डॉक्टर सेमवाल, ये जो भाव है ना, एक मदर के अंदर हम कैसे भर सकते हैं? एक तरफ हम कहते हैं साहब हमारे यहाँ लिटरेसी बहुत है उत्तराखंड में, लिटरेसी की तो कोई कमी हाँ, नहीं है, खासकर जी, रूरल जी। एरियाज में हम कैसे इस भाव को लोगों के अंदर डाल सकते हैं? हमारे पास आशा वर्कर्स हैं जिनको हम इसके लिए लगाते हैं, तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? इसकी जैसे मैंने बताया ना, इसकी स्ट्रैटेजी तभी शुरू हो जानी चाहिए जब कोई भी जो लेडी है, गर्भ धारण करती है, हम्म। उसको बार-बार काउंसलिंग की जाए कि भई तुम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो, फालतू बातों पे ध्यान मत दो कि मेरे को दूध नहीं होगा या नहीं हो रहा है। ये सब जो है मिथ है। ये सब जितना नेगेटिविटी अपने दिमाग में डालेंगे तो उतना दूध कम होएगा वाक़ई में। हम्म। तो अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम से इनको काउंसल करेंगे, तो वो मदर जो है डिलीवरी के बाद अपने आप स्वतः ही तैयार होगी, उस इतना पॉजिटिव कॉन्फिडेंटली रहेगी कि हाँ, मुझको दूध पिलाना है बच्चे को, ओके। है ना? डॉक्टर और भट्ट, जो मैं आपका टॉडलर एज ग्रुप में डॉक्टर बच्चे। भट्ट, मैं हाँ, आपका रुख करना चाहूंगा। हम एक ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जिस प्रदेश के अनाज के बारे में देश का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उनकी मिनिस्टर खुद कह रही हैं कि साहब आपके अनाजों की हमने जो भी टेस्ट कराई और उसकी जो रिपोर्ट आई वो इतनी चौंकाने वाली थी कि आपके मोटे अनाज में कुपोषण से लगने की सबसे ज्यादा ताकत है। फिर हम अपने जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर हम क्यों नहीं ध्यान दे रहे? देखिए ऐसा है रमेश जी, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अगर हम इसको ब्लंटली रखें हम्म। तो हमारे वैज्ञानिक शोध चाहे कुछ भी हमको ज्ञान देते हों, हम्म। परंतु ये इस तथ्य को हम नकार नहीं सकते कि हम सबका जीवन बाजार चला रहा है। बाजार जो चाहता है वो हम करते हैं और उसको इतनी अंधभक्ति से करते हैं कि हमारा वैज्ञानिक शोध और वैज्ञानिक ज्ञान सब एक किनारे पे रखा रह जाता है। जो ये जंक फूड है आज, या जो बच्चों के लिए जो डब्बा बंद पोषक आहारों की विज्ञापन के द्वारा टेलीविजन या अखबारों के द्वारा जो दिया जा रहा है, ये विज्ञापन जो है वो लोगों के जेब को खाली करने वाला और एक उनको भ्रम में रखकर स्वास्थ्य के बारे में एक ये प्रचार करता है, जिसके चक्र में फंसकर हम अपने, जो आपने कहा है कि जो हमारे खेतों में उपलब्ध होता है उच्चतम स्तर का हमारे जो प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं, बीन्स वगैरह हो गए, पहाड़ में तो जो सर मैं देख सोयाबीन रहा था होता हमारी है राजमा, या उड़द, गहत, लोबिया, तोर, भट्ट, नौरंगी, हाँ इन सब का मैं पढ़ रहा था और इसमें इतना पोषण है कि आप अगर इसी को खा लेंगे तो आपकी जो सारी डिफिशियंसी है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं होंगी ही नहीं आपको। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है आपका जो हमारे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इवन फैट्स हो गई, और कार्बोहाइड्रेट भी कुछ ऐसे होते हैं हालांकि जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन फाइबर के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, वो पेट की भी साफ करते हैं। लेकिन जो इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर का कंटेंट भी इतना अच्छा है कि अगर इसको हम डाइट में रखें तो हमारी डाइट ना केवल कम दामों में पौष्टिक भी रहेगी और बैलेंस्ड भी रहेगी। बैलेंस डाइट का मतलब है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स, जो 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं एसेंशियल डाइट्स के, कि जिसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी, इन सब को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो बर्गर चले हुए हैं, पिज्जाज चले हुए हैं और जो जंक फूड चले हुए हैं, इसमें जितना पैसा हम खर्च करते हैं उतने पैसे में तो हम मतलब आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम सब लोग अपने पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं उसमें इतना। और ये जो हमारे खेतों में उपलब्ध होता है, पहाड़ के खेतों में, ये अगर ऑर्गेनिक रूप से अगर किया जा रहा है तो ये उस दृष्टिकोण से भी कि जिसमें कि मिलावट ना हो, जैसे कीटनाशकों की या एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स की मिलावट ना हो, उस दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा उचित है। बाय डिफॉल्ट हमारा जहां तक स्टेट आप ऑर्गेनिक है सर, बाय डिफॉल्ट हमारा स्टेट ऑर्गेनिक है। मैं कहता हूँ पहाड़ देखिए में तो मुझे ऐसा, नहीं लगता कि हम लोग पेस्टिसाइड या डीएपी, एमओपी या यूरिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए हमारे स्टेट में जो भी खाना मिलता है, अगर हमारे जीवन पर बाजार का नियंत्रण हट जाए, और उस बाजार के नियंत्रण को हटाने के लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, जो कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स चला रहे हैं, और उन ओके। मल्टीनेशनल्स के को
को जो है वो उचित तरीके से नियंत्रण में रखा जाए, ताकि उनके व्यावसायिक हित भी कायम रहे, लेकिन वो अज्ञानता से लोगों को भ्रम में न डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया उसके लिए। डॉक्टर सेमवाल, कि ये जो हमारे मैंने अभी डॉक्टर भट्ट से बात की, और आप भी उत्तराखंड से, हम सभी लोग उत्तराखंड से हैं, और हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से हैं, और हम सब लोग जो उत्तराखंड का जो फेमस खान पान है, जिसका मैं अमूमन चर्चा करता हूं अपने वीडियो में, सर आपको लगता है कि खासकर लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं या जो गर्भ धारण करने वाली महिलाएं हैं, उनको सच में इस ओर फोकस करना चाहिए? क्योंकि जो हमारे पास अनाज है या जितना भी हमारे यहाँ उत्पादन होता है, वो अपने आप में वो सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर देता है जिसकी कमी की हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्टिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक्चुअली देखिए ना, हमारी इंडियन थाली जो है, हमारी जो रसोई में थाली है, हमारी इंडियन थाली पूरी तरह से बैलेंस्ड है, अगर उसमें हम थोड़ा थोड़ा हर चीज को इंक्लूड कर लेंगे। और जैसे डॉक्टर भट्ट ने भी बताया कि आप भी बोल रहे हैं कि जो उत्तराखंड में ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, तो एक प्रेग्नेंट वुमन को जो है सब कुछ अपने घर में मिल जाएगा, उसकी आहार पूरा हो जाएगा। बस हमको आयरन, फोलिक एसिड और जो एक नेशनल पॉलिसी है जो सप्लीमेंट करना जरूरी है, वो उस प्रेग्नेंट लेडी को देना पड़ेगा। अदरवाइज सब कुछ उसको अपने घर में अवेलेबल है, रादर देन कि हम इधर उधर कोई प्रोटीन का डब्बा खोज रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, तो उसको सब कुछ अपने घर से पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। और खासकर कई बार टेस्ट की बात भी आती है, और हम सब ने तो उसका आनंद भी लिया है, जैसे गहत की दाल है, गथवानी है, डुबके है, फाणू है, भरवा पराठे हैं, खिचड़ी है, भट है, सोयाबीन है, डुबके है, चुड़कानी है। अब डॉक्टर सेमवाल, ये सारे हमारे थाली में सजे होते थे। हम न जाने किस दौर में जा रहे हैं, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम पता नहीं मार्केट में कौन सा आकर्षण खोज रहे हैं जिसका डॉक्टर भट्ट ने जिक्र किया। हम क्यों नहीं इस ओर वापस लौटते? एक्चुअली थोड़ा बहुत हम लोग शॉर्टकट भी खोज रहे हैं, और हमको लगता है कि ये सब इधर उधर की चीजें खाने से, लाइफस्टाइल चेंज करने से हम लोग अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उसके परिणाम जो है उल्टे आ रहे हैं। मतलब हम लोग की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं इसके परिणाम ना। तो जंक फूड्स और ये सब, तो ये एक जस्ट लाइफस्टाइल हम लोग ने अपनी जबरदस्ती से चेंज कर लिया है, और कुछ नहीं। डॉक्टर भट्ट, जो मैंने जिनका की जिक्र किया, अब आप सोचिए कि साहब जिस दिन आपके यहाँ भट्ट के डुबके बने, मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे तो ऐसा लगता था साहब आज पार्टी हो रही है, मतलब इससे बढ़िया कोई खाना ही नहीं है। आपके यहाँ गेथवानी बनी है, इससे बढ़िया कोई भोजन ही नहीं है। अब हम जो हमारी परंपरागत, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, जो हम दुनिया को बता सकते हैं, दूसरे राज्यों को बता सकते हैं, जो हाईली मैलनरिश स्टेट है, वहां बताने के बजाय हम खुद ही उसको उपयोग में नहीं ला पा रहे। तो गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना कि साहब आप गवर्नमेंट की साथ साथ बाकी सारे जितने भी हमारे ऐसे, चाहे स्वयंसेवी संगठन है, चाहे स्कूल्स है, टीचर्स है, सबसे बात की जाए साहब कि आप इस पे फोकस करिए, इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। नहीं, वैसे इन चीजों का जो अपने प्रोडक्ट है, इनका प्रचार प्रसार हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं देखता हूँ मार्केट में, जो अपने उत्तराखंड में जो भी है इन चीजों का। और मेरी समझ से ना हमको पहल खुद करनी पड़ेगी। एज अ पेरेंट मुझको अपने आप को बदलना पड़ेगा कि मेरा बच्चा जरा सा रोया या जरा सा उसने पैम्पर थ्रो किया और मैंने फट से उसको एक लेस का पैकेट या चिप्स का पैकेट दे दिया। तो इस चीज को, ये चीज हमको एज अ पेरेंट हमें खुद में तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, तब उससे जो है बच्चा हमको फॉलो करेगा, हमें देखेगा। उसको कोई चॉकलेट देने से अच्छा है उसको कोई फल दे दिया जाए, या घर में 2 बादाम दे दिए जाए अगर पैम्पर थ्रो कर रहा है, मतलब जो घर में अवेलेबल चीजें हैं वो दे दिया जाए। तो थोड़ा माइंडसेट मुझको लगता है हम लोग को एज अ पेरेंट खुद भी इसमें चेंज करना पड़ेगा। हमें खुद भी अपने आप से शक्ति दिखानी पड़ेगी थोड़ा सा ना, कि हम इन सब चीजों को। अब डॉक्टर भट्ट, मैं इसलिए भी कह रहा हूं साहब, डायग्नोसिस भी हो गया, रिपोर्ट भी आ गई, आंकड़ा भी सामने आ गया, प्रॉब्लम भी पता है, उसका सॉल्यूशन भी हमें पता है। हम सॉल्यूशन की तरफ जा क्यों नहीं रहे डॉक्टर भट्ट? अब हम कह रहे हैं कि साहब अब हम बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच अपनाएंगे इस आंकड़े के आने के बाद, जबकि हमारे पास सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे? देखिए ऐसा है भट्ट जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप
ने आज की अखबारों में कोई अंग्रेजी अखबार था जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस रिपोर्ट के आने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशालय में जो डायरेक्टर्स लोग हैं, हेलो जी सर, मैं सुन रहा हूं आपको। हाँ जी, तो उन लोगों ने ये कहा है कि हम कि जो 60% 70% एनीमिया से ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए हम सर्वे करवाएंगे और हीमोग्लोबिनोमीटर्स खरीदेंगे और फिर ये देखेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये हीमोग्लोबिन की कमी को हम क्या ढूंढ नहीं पा रहे हैं जो कि इलाज के लिए जरूरी है, या उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि हम पोषक आहार को उनके घर तक पहुंचाएं। अब आप देखिए मिड डे स्कीम थी पोषक की, वो किस तरह से फ्लॉप हुई है। उसमें जो है 14,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था किसी जमाने में, अब वो 10,000 करोड़ रुपए के करीब हो गया है। तो बच्चों को उसकी गुणवत्ता पर विभिन्न समय पे समाचार आते रहते हैं कि किस तरह से दूध की उसमें कमी की जाती है या नमक के साथ रोटी दी जाती है। विभिन्न स्टेटों से इस तरह की चीजें आती रहती हैं और इसको पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा बना दिया जाता है, बल्कि इसको इम्प्रूव करने के लिए और अपनी कमियों को ढूंढकर उनको दुरुस्त करने की एक पॉलिटिकल विल दिखाने की बजाय उसको पॉलिटिकली एक डिफेम करने का इस तरह से कारण खोजे जाते हैं जो मतलब भटक जाते हैं। तो अब मुझे ये खुद समझ में नहीं आया है कि उत्तराखंड में अगर बच्चे एनीमिक हैं तो वो एनीमिया टेस्ट करके वो उसमें कहाँ इंप्रूवमेंट होगा। आपको तो उनको आयरन पहुंचाना पड़ेगा ना, उनको खुराक बैलेंस देने के लिए एक्सटेंशन वर्क को वो करना पड़ेगा, घर घर पहुंचाना पड़ेगा, उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको जागरूकता दिखानी पड़ेगी। अब इसमें आप कहेंगे कि हम टेस्ट करेंगे कितने बच्चे हीमोग्लोबिन से कम निकलते हैं तो हम उनको जो है वो डायग्नोस करके फिर उनको बताएंगे कि तुम एनीमिक हो गई। तो ये तो कोई कारण, तो ये सरकार के लेवल पे भी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। बजट को जो है कम नहीं होने देना पड़ेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि बजट इस तरह से नेशनल हेल्थ स्कीम के तहत भी करीब जो आईसीडीएस का बजट है या जो स्कूल हेल्थ का बजट है आईसीडीएस का कम इसलिए भी किया गया था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि पहले आपका शेयर 32% था, हमने वो 42% कर दिया, अब 1% कम कर दिया क्योंकि आपको जो 3 अलग अलग आपने बनाए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वहां पूरा 1% आप डिवॉल्यूशन करते हैं। वो एक बहस पूरे देश भर में चल रही है कि साहब इसको दोबारा से रीथिंक करना चाहिए, वो सेंट्रल और स्टेट के लेवल पे है। बट स्टेट का जो अप्रोच होना चाहिए थे डॉक्टर सेमवाल, क्या वो अप्रोच आपको दिखाई देती है जो स्टेट का या उसके डिपार्टमेंट का जो अप्रोच होना चाहिए? नहीं देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूंगा। सरकार अपने लेवल में पूरा काम कर रही है, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम बिल्कुल फेल जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। जो भी हमारे कार्यक्रम है स्कूल में, मिड डे मील वगैरह है, तो इसमें जहां तक मेरे को अंदाजा है कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब मतलब बेकार जा रहा है ये एफर्ट। इन्हीं सब एफर्ट के कारण जो भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है। अब जैसे डॉक्टर भट्ट कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा और पॉलिसीज को थोड़ा और रिफाइन करना पड़ेगा, टारगेट पॉपुलेशन को देखकर उनको फिर टारगेट करके उनकी तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। ये भी जरूरी क्योंकि है अगर सरकार जो के लिए। बच्चा जन्म लेने वाला है उससे पहले बहुत जरूरी है कि मां की सेहत अच्छी रहे सर, तो आपको प्रोएक्टिव अप्रोच तो दिखानी पड़ेगी। हाँ, तो मैंने तो आपसे कहा ना कि शुरुआत तो वहीं से होगी जहां वो लेडी प्रेग्नेंट होती है, शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। अगर एक गर्भवती महिला अच्छे स्वास्थ्य रखती है तो तभी उसका बच्चा जो बर्थ में उसका वजन होगा वो अच्छा होगा, तभी वो उसको स्तनपान करा पाएगी ठीक से और तभी उसकी अच्छी केयर कर पाएगी। अब तो डॉक्टर भट्ट टारगेट देखिए, पॉपुलेशन मेरे हिसाब से गर्भवती महिला है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर भट्ट। अब सरकार ये कह सकती है साहब हम तो इतने सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, मतलब 7-8 प्रोग्राम तो मैं आपको उंगली में गिना सकता हूं कि जो इस समय चल रहे हैं, खासकर मेल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, एनीमिया को कम करने के लिए। तो उसके बाद अब सरकार कहे तो हम करें तो करें क्या? देखिए ऐसा है ना, करना तो सरकार को ही पड़ेगा, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है
कि जो आईसीडीएस स्कीम्स हैं और या जो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दिवस के लिए जो भी इनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनको दोबारा रिव्यू करके उनकी कमियों को ढूंढकर उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने इस बात को पाया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम है, इन स्पाइट ऑफ द प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ द बजट, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो रही हैं जो डिसइंजीनियस हैं, या जो अप टू मार्क नहीं है, या जो करप्शन से लिंक्ड हैं, या किसी तरह से XYZ मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं उस जगह उस स्टडी में था नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर फाइनेंशियल एलोकेशन के बाद और एक प्रॉपर प्लान तरीके से स्कीम बनाने के बाद अगर इम्प्लीमेंटेशन से वो टारगेट अचीवमेंट रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो उसका कहीं ना कहीं रिव्यू करना पड़ेगा। और वो रिव्यू में जो कारण ढूंढे जाते हैं कि बच्चों को और माँ को प्रॉपर आहार नहीं पहुंच पा रहा है, वो आहार अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्या कारण है, उसका निराकरण करना भी सरकार के स्तर पर ही पड़ेगा। एनजीओज हो गए या आमजन या पत्रकार लोग हो गए, वो तो सिर्फ एक बात को उठा सकते हैं ना, लेकिन उसका निराकरण करना या उसको गंभीरता से लेना तो सरकार का ही काम है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये बात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये कह दिया है कि 1913 के बाद जो है हमारा मेल न्यूट्रिशन स्टेटस बोथ मदर्स एज वेल एज चिल्ड्रन में घट रहा है, क्योंकि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे केवल 5 साल से नीचे वाले बच्चों का सर्वे करता है। 5 साल से ऊपर वालों का तो स्टंटिंग का क्या स्टेटस है या वेस्टिंग का क्या स्टेटस है, ये तो उस रिपोर्ट में आया नहीं है। लेकिन 5 साल से नीचे के बच्चों में जो है उसने ये 2 चीजें बड़ी अलार्मिंग की है कि हमारी बच्चों में स्टंटिंग कि मतलब उनको हाइट नहीं मिल पा रही है, और इम्प्रॉपर हाइट में भी उस हाइट के अनुरूप वेट भी नहीं है, तो वेस्टिंग भी हो रही है। तो ये दोनों एक्यूट और क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन का जो स्टेटस है, ये किसी भी देश के लिए कोई शोभाजनक वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं एक और दिलचस्प बात कहना चाहता हूं। अभी हमारी विधानसभा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके बात हुई, SDG को लेके, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्टर सेमवाल, SDG का। डॉक्टर भट्ट, मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। वहां पर इसका जिक्र कहीं नहीं आया कि साहब हमें कुपोषण से लड़ना है, हमें एनीमिया से लड़ना है। यानी ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई इलेक्शन इशू नहीं है, तो इस ओर इतना ध्यान नहीं जाता। डॉक्टर सेमवाल, आपको लगता है कि गवर्नमेंट लेवल में भी और पॉलिटिकल पार्टी के लेवल में भी खासकर इसको एड्रेस करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए? 100% बिल्कुल होनी चाहिए, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत स्ट्रांग सरकार की विल पावर भी होनी चाहिए। मतलब उनको देखना पड़ेगा कि पॉलिसी बनाने के बाद, विधानसभा में पॉलिसी बनाने के बाद नीचे ग्राउंड रूट लेवल तक वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। उसके लिए उसका फॉलोअप और बहुत स्ट्रांग विल पावर भी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, तभी हम इफेक्टिवली इसको एनीमिया को और ये माल न्यूट्रिशन को रिजॉल्व कर पाएंगे। डॉक्टर भट्ट, और जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, हाँ बोलिए सेमवाल साहब, ये जागरूकता होनी। मैं कंटिन्यू कर लूं? प्लीज 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 सर। तो मैं आपको मतलब बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। हम लोग की जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया की ना जी, तो अभी लास्ट 6 महीने में हमने हर स्टेट में इंडिया की एक हमने वर्कशॉप करी है अपने मेंबर्स के लिए, पीडियाट्रिशियंस के लिए, जिसमें कंसेप्शन से और 1000 अगले दिन तक, मतलब मोटा मोटा समझिए 2 साल तक हम लोग को क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी से लेकर, और उस बच्चे के खान पान, बिहेवियर, हर कुछ। तो इसमें पिछले 6 महीने में हमने सारे स्टेट्स में वर्कशॉप करी है अपने मेंबर्स को जागरूक करने के लिए। तो मतलब हम लोग की एसोसिएशंस भी इस स्तर पे अपना अपना काम कर रही हैं, इसी तरह सरकार भी कर रही है, आप मीडिया वाले लोग भी इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इसको प्रश्न को उठा रहे हैं। तो मुझको लगता है होना चाहिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाले टाइम। और खासकर भारत जैसा देश, आप देखिए साहब, पोलियो उन्मूलन, क्या शानदार काम किया भारत ने। ट्यूबरक्लोसिस में हमने अच्छा काम किया है सर। अभी हम टीकाकरण में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। तो अगर लगे हाथ डॉक्टर भट्ट, अगर इसको भी थोड़ा फोकस कर लें तो, और खासकर मैं उस उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ जिसके पास इसका सोल्यूशन उसी के अनाजों पे पड़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ उनको जागरूक करने की जरूरत है कि साहब जो बाजार से आप खरीद रहे हो उससे ज्यादा अच्छा है जो आपके पास यहाँ का परंपरागत अनाज है, वो उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा है।
देखिए, ऐसा है रमेश भट्ट जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप इस चर्चा का संदेश मेरे को प्राप्त हुआ तो मैंने सबसे पहले एनएचएस उत्तराखंड की साइट खोली थी मेल न्यूट्रिशन पर। उन्होंने करीब 1 पेज का बड़े-बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, वो उसमें उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि मेल न्यूट्रिशन इज़ नो प्रॉब्लम फॉर उत्तराखंड। तो ये तो स्टेटस सरकार के लेवल पे अगर इस तरह की बातें लिखी जाती हैं और अखबारों में कुछ और छप रहा है, तो ये तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है ना। इसमें दिखता है कि कहाँ पर प्रायोरिटीज में कमी है। और दूसरी चीज ये है कि जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रहा है कि अंडर 5 चिल्ड्रन में जो भी बीमारियां हो रही हैं उनकी लो इम्यूनिटी स्टेटस की वजह से, जो उनके बौद्धिक विकास की वजह से, जो स्कूलों में वो पढ़ने में एकाग्रता नहीं लगा पाते हैं, उनकी कुशाग्रता डेवलप नहीं होती है, उनका स्वास्थ्य के सारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स नीचे को गिर रहे हैं, उसके बावजूद और वो ये कहते हैं कि उनकी जो आपकी प्रतिरोधक शक्ति है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो कम होने के कारण उनमें इन्फेक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। और इस कारण जो बच्चों में टोटल डेथ हो रही है अंडर 5, उसमें 60% बच्चों में मेल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड है। इस गंभीरता के बाद भी अगर किसी राज्य के वेबसाइट पे लिखा हो मतलब कि आप एक्सेप्ट मेल ही नहीं न्यूट्रिशन करना इज हार्डली एनी प्रॉब्लम फॉर द स्टेट, तो ये बड़ा मतलब ये समझिए कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं और किस स्तर की गंभीरता डॉक्टर से इस भट्ट, चीज मैं को आपको लिया जा एक रहा बात है, ये बताता बिल्कुल हूं। बहुत आपको स्पष्ट याद बताता होगा है। कि 2019 में डेंगू के जब बहुत ज्यादा मामले उत्तराखंड में आए थे, बहुत ज्यादा मामले, तो साहब एक हम्म, मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में यह बताया गया कि किसी भी सरकारी अस्पताल में डेंगू के चलते मौत नहीं हुई है, चीफ मिनिस्टर के सामने। और एक डिस्ट्रिक्ट से 3 लेटर सीएमओ ने भेजे, साहब यहां 3 डेथ हुई है करके। अब आप बता रहे हैं कि साहब कोई डेथ नहीं हुई। मैं आपको अपने, ये कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, मतलब मैं उस मीटिंग का हिस्सा था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि हम किस लेवल पे चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर हम एक्सेप्ट भी कर लेते तो जी। क्या दिक्कत होती, हमसे कमियां हैं, हम उसको सुधार देखिए, करेंगे। ऐसा ऐसा है भट्ट जी, आपने मेरे ख्याल से जब से ये इंटरव्यू शुरू हुआ है 10 बार ये कह दिया है कि हमारे खेतों का जो अनाज है वो पोषकता से इतना भरपूर है कि जो है वो हम चाहें तो मेल न्यूट्रिशन कोई समस्या हमारे राज्य में हो ही नहीं। किंतु हमारा महानिदेशालय के जो एनएचएस के कार्य ऑफिसर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम हीमोग्लोबिनोमीटर खरीदेंगे और लोगों में खोजेंगे कि कितनी हम, और उनको ज्ञान देंगे कि भाई तुमको रक्त अल्पता है। तो जबकि उन्हें यह कहना चाहिए था कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उससे हम अननेसेसरी मशीनों का क्रय ना करके इस बात पे जागरूकता फैलाएंगे कि हमारे खेतों में क्या क्या अनाज है। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र पर जो बजट एलोकेशन या पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कमी रहती है, ये खोज में एनजीओज या पत्रकार जरूर सरकार के पास तथ्य पहुंचा सकते हैं, परंतु उसका निराकरण तो सरकार को ही करना होगा अब ना। सर आप सरकार को गंभीरता दिखानी होगी। आप कई 100 अगर करोड़ किसी रुपए भी विज्ञापनों में खर्च होते हैं उत्तराखंड में, ये शुरू से होते हैं, आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे, आगे भी होंगे। तो साहब उसमें से कुछ पैसा आप केवल इसकी जागरूकता के लगा दीजिए। आप लिखिए ना अखबार के बड़े बड़े पन्ने में, फ्रंट पेज में, कि भट्ट, जो भट्ट की दाल है हमारे यहाँ, जो भट्ट होता है उसमें कितने पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में दीजिए, और इसको खाने से आपको क्या फायदा होगा। कौन मना कर रहा है? डॉक्टर सेमवाल, क्या हम नहीं कर सकते क्या? और आज हमें जरूरत है सर इस तरह की करने की, हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। डॉक्टर सेमवाल, मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। सर, जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट को कम से कम अवेयरनेस के स्तर पे बहुत एग्रेसिवली काम शुरू करना चाहिए, बिकॉज अगर इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो एक्सेप्ट करिए, मैं कहता हूं जो भी प्रॉब्लम है उसे एक्सेप्ट करिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप डायग्नोस नहीं करेंगे, अगर आप डायग्नोस नहीं करेंगे तो फिर आप उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। कुछ भी गलत सही हो रहा है, एक्सेप्ट तो हमेशा करना ही चाहिए। एक्सेप्ट करेंगे तभी तो हमको मालूम चलेगा कहाँ हम लैग कर गए, तभी हम करेक्टिव स्टेप्स उसके लिए लेंगे। तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान
सरकार को लगाना चाहिए इसमें, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू लगाए, चाहे आशा वर्कर के थ्रू लगाए, किसी भी तरह करे। पर ये बिल्कुल पेरिफेरल, जो बिल्कुल अपने लास्ट गांव तक इस चीज की अवेयरनेस जानी चाहिए कि भाई घर में जो आपके अवेलेबल है वो बहुत पौष्टिक आहार है, बस थोड़ा सा कि उसको कैसे यूज करना है, ये सब अगर थोड़ा सा हम अवेयरनेस कर दें हर जगह, तो इससे काफी लाभ होगा, मुझको लगता है, प्रदेशवासियों को। और खासकर क्योंकि मैंने देखा कि ये सीएम ओरिएंटेड स्टेट है, क्योंकि सारी चीजें सीएम के इर्द गिर्द घूमती हैं। डॉक्टर भट्ट, आपको लगता है कि हाँ। चीफ मिनिस्टर ऑफिस या चीफ मिनिस्टर खुद इस बात पे ध्यान रखना चाहिए? मसलन मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे यहाँ का जो चौलाई का लड्डू बनता है या मडवे का लड्डू बनता है, सर उसका भी टेस्ट कराया गया। उसके बारे में भी ये निकल कर आया कि साहब जितने पोषक तत्व इसमें है, शायद मार्केट से जो आप मिठाई लेते हैं वो दूर दूर तक नहीं है। तो आपको सिर्फ अपने लोगों को उनके अंदर ये बात बैठालनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा इन सब चीजों का ना गांव गांव में थोड़े से लघु उद्योग लगे, जहाँ पे ग्रामवासी इन चीजों को बनाए और फिर उसको बेचने का एक सरकार मार्केट दे दे, तो इससे इनकम का साधन भी बढ़ जाएगा और आपका कुपोषण तो खुद ही खुद कम हो जाएगा। ओके, मैं दो लास्ट और कमेंट आपसे चाहता हूं। हमारा वे फॉरवर्ड, यानी हमारे आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? डॉक्टर भट्ट, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। देखिए, इसमें ये है कि जो वे फॉरवर्ड यही होना चाहिए कि इस समस्या की गंभीरता को जो महत्वपूर्ण लोग हैं शासन में और प्रशासन में, दोनों इस बात को समझें और जो इस विषय पर ज्ञान रखते हैं उनके सहयोग से इन पॉलिसीज को बनाएं। और जो ये पोषक आहार संबंधी चीजें हैं वो उसके लिए एक एक्सटेंशन प्रोग्राम बने बहुत तगड़ा, जिस एक्सटेंशन को ग्राम पंचायतों के माध्यम से, ग्राम प्रधानों के माध्यम से इस बात को फैलाया जाए कि ये जो हमारे पोषक तत्व वाले अनाज हैं, ये अनाज कैसे लोगों को खाने चाहिए। और साथ साथ सरकार यह भी संकल्प ले कि जो बाजार विज्ञापन देते हैं ऐसे फूड प्रोडक्ट्स का या ऐसे डब्बा बंद प्रोडक्ट्स का जो कि बहुत ज्यादा महंगे हैं और वो किसी भी काम के नहीं है। अगर आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछेंगे या डॉक्टर से पूछेंगे तो कोई भी इस बात का की सलाह नहीं देगा कि ये जो प्रोटीन संबंधी आहार दिए जा रहे हैं, विटामिन संबंधी जा रहे हैं, लंबाई बढ़ाने की दिया जा रहा है, कि रेस में प्रथम आने के लिए और क्लास में फर्स्ट आने के लिए जो विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को लुभाया जा रहा है, भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, उनकी जेबें खाली की जा रही हैं और वो उनको धोखा दिया जा रहा है। और वो जो पैसा उन्होंने असेंशियल संतुलित आहार खरीदने के लिए खर्च करना चाहिए, वो इस विज्ञापनों से भ्रमित होकर वो अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। ये दो चीजें सरकार के स्तर पर बहुत गंभीरता से होनी चाहिए कि अपने लोकल रिसोर्सेज को प्रमोट करें और ये जो फर्जी विज्ञापन बाजार के आ रहे हैं इन पर नियंत्रण। ओके, डॉक्टर सेमवाल, आपका आखिरी कमेंट। नहीं, डॉक्टर भट्ट ने बिल्कुल ठीक कहा। मुझको यही बस वही जो बोलते हैं ना, बैक टू बेसिक्स, कि थोड़ा सा अवेयरनेस पहुंचाई जाए और गर्भवती महिलाओं की अच्छे से काउंसलिंग करी जाए, चाहे एएनएम वर्कर द्वारा, चाहे आशा वर्कर द्वारा। बल्कि गर्भवती महिला को स्तनपान के लिए और कब आहार शुरू करना है इसके लिए, प्लस फैमिली प्लानिंग के लिए, इन सब चीजों की काउंसलिंग शुरू हो जाना चाहिए गर्भवती महिला का। तो हम लोग अवेयरनेस बढ़ाएं जनसाधारण तक, बिल्कुल अपने पेरिफेरी गांव तक। और सरकार पॉलिसी इंप्लीमेंट वो करती तो है, बना तो लेती, पर मुझको लगता है ये कई बार ना प्रैक्टिकल दिक्कत कहाँ आती है, जो इंटर डिपार्टमेंटल वो होता है ना, मिसकम्युनिकेशन। जो हम लोग के यहाँ क्या है, आप कहीं भी देखना, चाहे सड़क हो, लाइट हो, पानी हो, इसी तरह हेल्थ में भी है, जो इंटर डिपार्टमेंटल वो एक लाइजनिंग होती है, कहीं शायद वो ये वाला एक पहलू क्योंकि यहाँ पर आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है, यहाँ पर आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है, यहाँ पर आपकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको सही आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन तो दिखना चाहिए। आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और कुल मिलाकर जो मोटी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो परंपरागत अनाज हैं, जो हमारे उत्तराखंड की थाली है,
जिसमें मैं कहूँगा गहत की दाल, गेथमानी, डुबके, फाणू, भरवा पराठे, खिचड़ी, भट, सोयाबीन, डुबके, चुड़कानी, काले भट, भूरे भट, ये सोयाबीन, ये सबको साहब अपनी थाली में वापस लाइए। हमारे पहाड़ की सब्जियों में, हमारे पहाड़ के फलों में इतनी क्षमता, इतनी ताकत, इतनी गुणवत्ता है कि वो इस उत्तराखंड को कुपोषण मुक्त भी बना सकते हैं और एनीमिया मुक्त भी बना सकते हैं। बशर्त है हमें अपनी सोच को बदलना है। और ये जो बाजार का आकर्षण है ना मित्रों, ये बड़ा खराब आकर्षण है। ये हमारी जेब तो खाली करता ही है, लेकिन हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो हमारे परंपरागत अनाज है, वही हमारी ताकत है, वही हमें आगे का रास्ता दिखा सकते हैं और वही एक कुपोषण मुक्त उत्तराखंड बना सकते हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही हमारे जो दर्शक जो रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार।